यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। सबकी नजरें उस रिसेप्शनिस्ट पर थी। जैसी ही उसने आहान के हाथ के कार्ड लिया और स्वाइप किया, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। उसने हड़बड़ाहट में अपना चश्मे उतरा, आंखों को मला और फिर से मशीन पर देखने लगी। अब उस रिसेप्शनिस्ट को देखकर सबके चेहरे पर हैरानी थी। क्या हुआ? क्या आहान के कार्ड में बिल्कुल पैसे नहीं है? रिसेप्शनिस्ट का ऐसा चेहरा देखकर ऐश्वर्या ने पूछा। बाकी सब लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा था कि उन्हें एक मामूली बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट से पैसों की उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए थी। उनकी बातें सुनकर भी वो रिसेप्शनिस्ट कुछ बोल नहीं पाए। ऐसा नहीं था कि आहान के पास पैसे नहीं थी, बल्कि आहान के कार्ड में इतने पैसे थे कि वो उन्हें ढंग से गिन भी नहीं कर पा रही थी। इतने साल रिसेप्शन पर कश कलेक्ट करने के बाद भी उसने कभी इतना बड़ा अमाउंट किसी के कार्ड में नहीं देखा था। उसे अचानक से लगने लगा था कि जो ये अमीर बाप के बेटे यहाँ आते हैं, वो आहान के सामने कुछ नहीं है। किस सोच में डूब गई आप? अगर इसके कार्ड में पैसे नहीं है तो आप बता दीजिए, इसकी इज्जत की चिंता मत कीजिए। जिया ने मुंह बिगड़ते हुए कहा। शनाया, आहान से कहो मेरा कार्ड स्वाइप कर ले। मेरे अकाउंट में बहुत पैसे है। करण ने स्माइल करते हुए कहा। शनाया को कुछ समझ कि वो क्या करे। अगर आहान के पास पैसे नहीं थे तो फिर उसने पैसे देने की बात की ही क्यों? पर जब शनाया ने आहान की तरफ देखा तब वो बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर पैनिक का नामो निशान नहीं था। इससे शनाया और कंफ्यूज हो गई। आखिर बात क्या है? क्या इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है? मैनेजर महेश ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। ये रिसेप्शनिस्ट बहुत एक्सपीरियंस थी। हर सिचुएशन को इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। फिर आज इनके चेहरा का रंग उड़ा हुआ देखकर महेश को भी फिक्र होने लगी। ये बात सुनकर उसने तुरंत रिएक्ट किया है, इनके अकाउंट में पैसे है। और मन ही मन में बोला, इतने पैसे है कि ये इस खाने का बिल तो क्या पूरा रेस्टोरेंट खरीद सकता है। अगर पैसे है तो तुम सोच क्या रही हो? जल्दी से पेमेंट प्रोसेस करो। महेश ने उसे याद दिलाते हुए कहा। यस सर, अभी करती हूँ, उसने तुरंत बोला और अपना काम करने लगी। उसने आज सच में अपना धैर्य खो दिया था। वो एक मामूली इंसान थी और उसने कभी भी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। जब सबने ये बात सुनी तो सबके मुंह खुले रह गए। आहान शर्त जीत चुका था, उसके पास सच में सबके खाने के पैसे थे। महेश जी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी रिसेप्शनिस्ट से कोई गलती हो गई हो? इस आदमी के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? ऐश्वर्या को भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने महेश से कंफर्म करना चाहा। नहीं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, महेश ने कड़क आवाज में कहा। अगर उससे कोई गलती हुई होगी तो फिर वो उसकी सैलरी में से कटेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक मामूली सा एम्प्लॉय है, इसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? आर्यन की आंखों में हैरानी और हार दोनों थे। उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ तो बात थी जो सामने नहीं आ रही थी। इसके पास इतने पैसे क्यों नहीं हो सकते? मैं भी कुछ साल पहले तक एक मामूली एम्प्लॉय ही था, महेश ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। महेश इस बात से इसलिए रिलेट कर पा रहा था क्योंकि ली मेरिडियन का मैनेजर बनने से पहले वो भी एक मामूली सा एम्प्लॉय ही था। ये देखकर आर्यन चुप हो गया। उसे लगा कि बिना बात के महेश से पंगा लेने में कोई फायदा नहीं है। वो करण के मुंह नहीं लगा था तो उसके मुंह क्या लगता। इसलिए उसने माफी मांगते हुए कहा, महेश जी, मेरे कहना का वो मतलब नहीं था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हार क्या मतलब था। बिल का पेमेंट हो चुका है और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो मेरी सिरदर्दी है, आपकी नहीं। आप आराम से जा सकते हैं, महेश ने तुरंत जवाब दिया। जब महेश ने कह दिया था कि वो उसकी प्रॉब्लम है तो इसके आगे आर्यन क्या ही बोल पाता। आर्यन, बिल पेमेंट हो चुका है, तुम्हें याद तो है न कि तुम्हें क्या कहना है? शनाया जो कब से चुप थी वो अब बोली। ये सुनकर आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे सबके सामने हार माननी थी और आहान को महान बोलना था। वो सोच रहा था कि इससे अच्छा तो वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए, पर उसने शर्त सबके सामने लगाई थी, इसलिए अब वो पीछे भी नहीं हट सकता था। आहान, तुम महान हो, उसने अपने दांत पीसते हुए बोला। ठीक है शनाया, खुश नहीं? जब शर्त लगाई थी तब तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, अब क्या हुआ? थोड़ा ढंग से बोलो, सुनाई तो दे, थोड़ा सा तो स्माइल करो। शनाया अपने पति की बेइज्जती होते हुए बहुत देर से देख रही थी।
अब उसे मौका मिला था आर्यन के साथ वही करने का। ये सुनकर आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। शनाया के इस एटीट्यूड से वो काफी इम्प्रेसिव था। आहान तुम महान हो, आर्यन से जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा। अब ठीक है शनाया। हाँ, आगे से ध्यान रखना, शनाया ने भी स्माइल करते हुए कहा। शनाया ज्यादा काम दिखने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि ये तुम दोनों की सेविंग्स होंगी जो तुमने यहाँ लगा दी। अभी तो तुम बहुत स्मार्ट बन रही हो पर घर जाकर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या किया है आज। आर्यन ने ताना मारते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं था कि आहान के पास इतने पैसे होंगे जिससे वो इतना बिल पाए करे और उसे कोई तकलीफ भी न हो। उसने आहान की तरफ देखा और मन ही मन में सोचा, यहाँ तो बहुत शांत नजर आ रहे हो पर मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल जल रहा होगा, घर जाकर तो भूखा ही मरना है। हाँ, तुमसे हार बर्दाश्त क्यों नहीं होती? शनाया ने कहा। शनाया सब जानते हैं कि तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारा पति बेकार नहीं है, पर यह कैसा तरीका था? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारी वजह से तुम दोनों की सारी सेविंग्स खत्म हो गई? तुम्हारा पति एक मामूली एम्प्लॉय है और उससे तुमने एक ही टाइम के खाने में सारे पैसे खत्म करवा दिए। आर्यन ने कहा। ये बात सुनकर शनाया को हंसी आ गई। इन्हें अभी भी ऐसा क्यों लग रहा था कि मामूली एम्प्लॉय होने के बाद भी उसने इतना बड़ा अमाउंट पे किया, फिर उसके माथे पर कोई शिकन तक नहीं है। तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, मुझे नहीं लगता कि मुझे या आहान को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत है। शनाया इनके मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो उन्हें सब कुछ समझती या कोई एक्सप्लेनेशन देती, इससे बेहतर उसे इन्हें अवॉइड करना लगा। अच्छा, अगर तुम्हारा पति इतना ही अच्छा है तो फिर तुम किसी और की मिस्ट्रेस क्यों बनी? इस बार ऐश्वर्या ने ये बात कही थी। ये सुनकर शनाया के ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो वहां मौजूद सब लोगों को हैरानी से देख रही थी। अब दिखावा करना बंद भी करो शनाया, हमें सब पता है। तुम्हें क्या लगा तुम किसी की मिस्ट्रेस बनोगी? तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा और हम में से किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐश्वर्या ने ताना मारते हुए कहा। पहले तो ऐश्वर्या ये बात नहीं बोलना चाहती थी, पर जब शनाया उसकी नज़र में ज्यादा स्मार्ट बन रही थी तब उसने ये बात बोली। क्या बकवास कर रही हो तुम? शनाया ने गुस्से से कहा। मैं बकवास कर रही हूँ? क्या तुम्हें हॉस्पिटल में थप्पड़ नहीं पड़ा था? ऐश्वर्या ने कहा। शनाया बिल्कुल चुप हो गई। ये बात तो सच थी कि उसे थप्पड़ पड़ा था, पर वो किसी को मिस्ट्रेस थी, ये बात कहाँ से आई? उधर आहान भी ये बातें सुनकर शॉक्ड था। शनाया को ऐसे देखकर ऐश्वर्या बहुत खुश थी। उसने फिर से शनाया को ताना मारते हुए कहा, बताओ बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हमें जिया ने सब कुछ बता दिया है, तुम ऐसी हो हमने ये सोचा भी नहीं था। जिया? शनाया ने जिया की तरफ देखा। जिया चुपचाप साइड में खड़ी थी। अब तो शनाया साफ साफ समझ गई थी कि ये अफवाह जिया ने ही फैलाई है। जिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने सीधे मुंह से शनाया से कहा, मैंने इन्हें सिर्फ थप्पड़ वाली बात बताई थी, बाकी बातें इन्होंने खुद अस्यूम की है। मैंने इनसे नहीं कहा था कि तुम किसी की मिस्ट्रेस थी इसलिए तुम्हें थप्पड़ पड़ा था। तुम्हें मैं क्या छोटी बच्ची लगती हूँ जो ये सब न समझ पाऊं? शनाया ने गुस्से में कहा। उसने ये बात जिया के सिर्फ इसलिए बताई थी क्योंकि उसे लगा था कि दोनों दोस्त है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि जिया उसके साथ ऐसा करेगी। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं तो रहने दो, जिया ने कहा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि शनाया क्या सोच रही है। वाह शनाया, तुम ऐसा काम कर सकती हो और जिया किसी को बता भी नहीं सकती, इतनी बेशर्म कैसे हो तुम? ऐश्वर्या ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शनाया को बेशर्म बोलने की? आहान जो अब तक चुप था आखिरकार बोला। आहान पहले तो इन लोगों से बहस नहीं करना चाहता था, पर बात बहुत आगे बढ़ गई थी। आहान को गुस्से से लाल आंखें देखकर ऐश्वर्या बहुत डर गई। उसने जैसे ही कुछ बोलना चाहा पर आर्यन आगे आ गया और बोला, क्या गलत बोला है ऐश्वर्या? है शनाया जो है वही। आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आहान का हाथ उठ गया और आर्यन वहीं चुप हो गया। आज सबको उसली मेरिडियन होटल में आहान के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे थे। आज वहां जो कुछ भी हो रहा था उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। सब जिसे बेकार और नकारा समझ रहे थे उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो किसी पर हाथ उठाए। आह, तुम्हारी हिम्मत! मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आर्यन ने खुद को संभालते हुए बोला और आहान को मारने आगे बढ़ा। पर इतने में आहान ने अपने पैर से आर्यन के पेट पर मारा और उसे वहीं गिरा दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आर्यन अपनी हार नहीं मान सकता था। तुम्हें अभी भी कोई डाउट है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं? आहान ने कहा। तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते।
करण ने कहा। करण के मन में भी थोड़ी घबराहट थी, पर अपने ईगो की वजह से वो बोला, क्यों नहीं कर सकता? ये मेरी पत्नी को कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा और मैं सुनता रहूंगा। ऐसा लगता है तुम्हें? आहान ने गुस्से से कहा। इस पर करण ने कुछ नहीं बोला। जिया ने भी नहीं बोला था कि उसने शनाया के मिस्ट्रेस होने की बात बोली थी, इसलिए कोई भी उस टॉपिक पर बहस नहीं करना चाहता था। और डॉक्टर जिया, तुम आगे से उतना ही बोलना जितना तुम्हें पता हो। किसी भी बात पर मिर्ची मसाला लगाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहान ने जिया को घूरते हुए कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिया ने कहा। धमकी? और तुम्हें? तुम्हारी इतनी औकात भी है? आहान ने कहा। जिया को हैंडल करना आहान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोले। जिया भी चुप हो गई। जिया जानती थी कि उसने क्या किया था। घर पर पति होने के बाद भी अभी वो करण को पकड़कर खड़ी थी। वो आहान से पंगा नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसका पति कोई बड़ा आदमी नहीं था और करण भी शायद उसे नहीं बचता। इतने में करण का फोन बजा। फोन पर नाम देखकर करण के माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने डरते हुए फोन उठाया। आयशा, कैसी हो तुम? तुम्हें मुझे कॉल करने का टाइम कैसे मिला? करण को इतना रिस्पेक्टफुली बात करते देख सब सोचने लगे थे कि कौन सी आयशा का कॉल है। शनाया तुम्हारे साथ है? आयशा ने करण की बात को इग्नोर करते हुए अपना ही सवाल पूछा। हाँ, वो मेरे साथ ही है, करण ने जवाब दिया। उसे लेकर वशिष्ठ हाउस आओ। आयशा ने इतना कहकर फोन रख दिया। करण को परेशान देखकर जिया ने पूछा, करण किसका कॉल था? आयशा मेहता, करण ने जवाब दिया। आयशा मेहता, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली आयशा? जिया ने कंफर्म करते हुए पूछा। करण ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आयशा मेहता का नाम सुनकर सब हैरान हो गए थे। सभी लोगों में एक हलचल मच गई थी। आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शनाया की तरफ देखा और शनाया का चेहरा भी अलग एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। बेबी, क्या बात है? आहान ने पूछा। कुछ नहीं, शनाया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आहान को साफ साफ समझ आ रहा था कि शनाया और इस आयशा के बीच कुछ तो था। करण को परेशान देखकर जिया ने पूछा, करण किसका कॉल था? आयशा मेहता, करण ने जवाब दिया। आयशा मेहता, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाली आयशा? जिया ने कंफर्म करते हुए पूछा। करण ने भी हाँ में सिर हिला दिया। आयशा मेहता का नाम सुनकर सब हैरान हो गए थे। सभी लोगों में एक हलचल मच गई थी। आयशा मेहता का कॉल भला क्यों आया है? जिया ने करण से पूछा। आयशा मनाली यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट थी, पर उनकी क्लासमेट नहीं थी। वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में थी और यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर भी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में थे और वो शनाया से भी एक कदम आगे थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग था। कॉलेज के दिनों में आयशा के बहुत सारे अमीर लड़कों से रिलेशंस थे। आयशा वशिष्ठ हाउस में है, वो हमें वहां इनवाइट कर रही थी, करण ने कहा। करण ने ये नहीं बताया था कि आयशा ने शनाया को वहां बुलाया था। अगर वो ऐसा कह देता तो शनाया वहां बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि अगर शनाया किसी से डरती थी तो वो आयशा थी। आयशा वशिष्ठ हाउस में है, ये सुनकर ऐश्वर्या की आंखों में चमक आ गई। करण ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। करण जानता था कि ऐश्वर्या इस बात से इतनी खुश क्यों थी। कॉलेज के दिनों में ऐश्वर्या ने आयशा के हर कांड में उसका साथ दिया था, इसलिए आज वो आयशा की मदद से आहान और शनाया से बदला लेना चाहती थी। करण, चलो वहां चलते हैं, मैं बहुत टाइम से आयशा से मिली नहीं हूं, ऐश्वर्या ने कहा। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या आयशा से मिलना नहीं चाहती थी, पर असल में तो आयशा ने ऐश्वर्या से कांटेक्ट खत्म कर लिया था। इस बार जब उसे पता चला था कि आयशा कहाँ है, तो वो उससे मिलने का चांस मिस नहीं करना चाहती थी और उसकी मदद से आहान और शनाया को भी सबक सीखना चाहती थी। आयशा बहुत पावरफुल थी, उसे करण से कंपेयर नहीं किया जा सकता था। करण सिर्फ क्लास में फेमस था, वही आयशा पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस थी। कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही उसके अपने 2 सक्सेसफुल बिजनेस थे। अब तो कॉलेज से निकले 3 साल हो चुके थे, अब उसकी सक्सेस का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आयशा सिर्फ शनाया से मिलना चाहती थी, और अगर वो ये बात बोलता तो शनाया तुरंत मन कर देती। करण, क्या आयशा शनाया से मिलना चाहती है? जिया ने पूछा। जिया जानना चाहती थी कि इस पर करण क्या जवाब देगा। जब करण के पास कोई जवाब नहीं बचा था तब उसने कहा, हाँ, आयशा शनाया उससे कॉलेज में हुए हादसों के लिए माफी मांगना चाहती है।
फिर उसने शनाया की तरह देखा और पूछा, शनाया तुम चल रही हो ना? नहीं, मुझे कहीं नहीं चलना, शनाया ने कड़क आवाज में कहा। उसे करण की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो आयशा को अच्छे से जानती थी, भले धरती इधर की उधर हो जाती पर आयशा उससे माफी कभी नहीं मांग सकती थी। ये सुनकर करण के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। आयशा ने शनाया का नाम लेकर उसे बुलाया था। अगर वो वहां नहीं गई तो आयशा उसके साथ क्या करेगी? शनाया तुम वहां अकेले थोड़े जा रही हो, हम सब है। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। करण ने शनाया को समझाते हुए बोला। हाँ शनाया, हम है ना? जिया ने कहा। जिया अच्छे से जानती थी कि करण झूठ बोल रहा था। आयशा शनाया से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसे वहां बुला रही होगी। वो शनाया से माफी तो बिल्कुल नहीं मांगने वाली थी। ये सब सुनकर आहान समझ गया था कि जरूर शनाया और आयशा कॉलेज के दिनों में कुछ बड़ा हुआ था। शनाया ने जरूर कुछ बड़ा और खतरनाक फेस किया होगा, तभी तो वो वहां नहीं जाना चाह रही थी। जिया, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या सोचकर ये सब बोल रही हो। पहले भले ही मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी थी, पर अब मैं तुम्हें अच्छे से पहचान गई हूँ, शनाया ने कहा। शनाया, मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रही थी, जिया ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो आज किया है उसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, शनाया ने कहा। इसके आगे जिया ने कुछ नहीं कहा। चलो आहान चलते हैं। इतना कहकर शनाया ने आहान का हाथ पकड़ा और वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। अब शनाया इन लोगों से मिलने कभी नहीं आने वाली थी। उसे लगा था कि जिया उसकी दोस्त है, पर उसने भी उसे गलत साबित कर दिया। शनाया सोच रही थी कि ये लोग क्लासमेट्स कहलाने के लायक ही नहीं है। जैसे ही शनाया वहां से जाने लगी, ऐश्वर्या पीछे से चिल्लाई, शनाया रुको। तुम जानती हो आयशा की बात न मानने का नतीजा क्या हो सकता है। शट अप, शनाया ने कैजुअली कहा। वो किसी भी तरह से किसी भी आर्ग्यूमेंट के मूड में नहीं थी और ऐश्वर्या के तो बिल्कुल मुंह नहीं लगना चाहती थी। शनाया, तुम अब कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो। पहले जब तुमने आयशा से पंगा लिया था तब तुम्हें बचाने के लिए टीचर्स थी, पर अब कोई नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा तुम वशिष्ठ हाउस चलो, जिया ने कहा। कॉलेज के दिनों में शनाया और आयशा अच्छे दोस्त थे। आयशा को एक लड़का पसंद आया था और जब उसने ये बात शनाया को बताई तब शनाया ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि शनाया उसे पसंद करती थी। आयशा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया और शनाया को उसके रूम से घसीटकर बाहर पूल में गिरा दिया। रात का समय था और सर्दियों का मौसम था, पूल बहुत ठंडा था। उस दिन अगर वहां पर टीचर्स नहीं होती तो शायद शनाया आज जिंदा नहीं होती। उसके बाद से शनाया और आयशा के बीच में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। हालांकि आयशा ने उसके बाद शनाया के साथ कुछ बड़ा नहीं किया था, पर वो शनाया के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती थी। जिया की बात सुनकर शनाया कुछ परेशान हो गई। इस पल में उसके साथ हुआ हादसा उसकी आंखों के सामने आ गया था। वो बहुत मुश्किल से उस हादसे से उभर पाई थी। शनाया को ऐसे देखकर आहान ने सवाल किया, ये आयशा है कौन जिसकी तुम ऐसे बात कर रही हो? उसने शनाया के साथ ऐसा क्या किया था? आयशा कौन है? मैं तुम्हें बता तो दूंगी, पर अगर तुम डर कर भाग गए तो, ऐश्वर्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। ऐश्वर्या आहान को भड़काना चाहती थी। उसने देख लिया था कि शनाया तो आयशा से नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना आहान को भड़काया जाए। बोलो, मैं भी तो देखूं ये मिस आयशा है कौन, आहान ने कहा। ठीक है फिर सुनो, आयशा मेहता हमारे साथ कॉलेज में थी। वो मेहता फैमिली की बेटी है, जो कि मनाली की सबसे रईस और पावरफुल फैमिली में से एक है। ऐश्वर्या के चेहरे पर गुरूर ऐसे था कर रही हो। मेहता फैमिली, आहान ने मुंह बनाया। उसने शायद ये नाम राज चोपड़ा के मुंह से सुना था। आहान का ऐसा चेहरा देखकर जिया ने कहा, क्या हुआ, तुमने सुना है मेहता फैमिली के बारे में? इससे पहले आहान कुछ बोल पाता, जिया ने फिर से कहा, तुम जैसे लूजर को इतनी रिच फैमिली के बारे में कैसे ही पता होगा? वैसे भी तुम तो शिमला से आए हो। आगे सुनो, मेहता फैमिली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज को ग्रूम किया है, और इतना ही नहीं, वो और भी इंडस्ट्रीज में है और उनका बिजनेस बहुत फैला हुआ है। और इससे पहले ऐश्वर्या आगे बोल पाती, आहान ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे नहीं जानना कि तुम्हारी ये मेहता फैमिली कितनी पावरफुल है। मुझे ये जानना है कि उस आयशा मेहता ने मेरी शनाया के साथ क्या किया था। तुम सच में जानना चाहते हो? ऐश्वर्या ने कहा। जस्ट स्पीक अप, आहान ने कहा। हबी, वो सब पास्ट की बातें थी, तुम्हें क्यों जानना है? शनाया ने कहा। इट्स ओके हबी, मुझे जानना है।
इतने साल पहले जो हुआ था उसकी कीमत तो आयशा को चुकानी पड़ेगी। आहान ने शनाया का गाल सहलाते हुए कहा। हा हा हा, कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या ये सब बातें बोलते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपती? ऐश्वर्या ने कहा। उसे लग रहा था कि वो मेहता फैमिली को सीरियसली नहीं ले रहा था। मिस ऐश्वर्या, मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, आयशा मेहता ने शनाया के साथ क्या किया था? अब आहान की आवाज और भी ज्यादा सीरियस थी। ओके फाइन, अपनी फितरत के हिसाब से शनाया ने आयशा के बॉयफ्रेंड पर डोरे डाले थे। इससे आयशा को गुस्सा आया और उसने इसे ठंडे पानी के पूल में फेंकवा दिया। वहां टीचर्स थी इसलिए ये बच गई, वरना आज ये तुम्हारी पत्नी नहीं होती। जिया ने अपनी बात खत्म की। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे शनाया के बच जाने का बहुत ज्यादा अफसोस था। ये सुनकर आहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हमेशा सोचता था कि शनाया को ठंडे पानी से और पूल से इतना डर क्यों लगता था। ये बात उसे आज समझ आई थी। हादसे की वजह से हुआ था। इस हादसे ने शनाया के मन में इस कदर डर पैदा कर दिया था कि ठंडे पानी और पूल के नाम से ही वो बीमार हो जाती थी। आहान सोच भी नहीं पा रहा था कि शनाया पूल से निकलने के लिए कितना तड़पी होगी। उसने शनाया का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे दया की नजरों से देखने लगा। शनाया भी बस उसे देख रही थी। आहान को अब समझ आ गया था कि उसने उनकी 3 साल की शादी में कॉलेज का जिक्र इतना कम क्यों किया था। कॉलेज का उसका एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। शनाया, इसलिए तुमने अपने कॉलेज डेज का जिक्र नहीं किया था क्योंकि तुम्हें इस हादसे के बारे में सोचकर भी डर लगता था? आहान ने शनाया से प्यार से पूछा। जाने दो आहान, वो सब पास्ट है, मैं अब फिर से ऐसा कुछ फेस नहीं करना चाहती। शनाया ने कहा। डोंट वरी शनाया, अब तुम्हें कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। जो फेस करना है वो उस आयशा मेहता को फेस करना है। आहान ने शनाया से कहा। अच्छा, क्या फेस करेगी आयशा? आयशा अभी वशिष्ठ हाउस में है हिम्मत तुम में वहां जाने की? ऐश्वर्या बार बार आहान को भड़का रही थी। आहान प्लीज मत जाओ, शनाया ने लाचार आवाज में कहा। इतना सालों में वो कभी भी आयशा का टॉपिक नहीं लाई थी क्योंकि वो जानती थी मेहता फैमिली क्या है। आहान ने आज तक शनाया के लिए बहुत कुछ किया था और अब वो नहीं चाहती थी कि आहान उसकी वजह से किसी मुसीबत में पड़े। अरे शनाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए आयशा से बदला लेने जा रहा है। ऐश्वर्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उस दिन जो भी हुआ था क्या उसमें तुम भी शामिल थी? आहान ने ऐश्वर्या से पूछा। ये सुनकर ऐश्वर्या की हवाएं उड़ गई। उस दिन जो भी हुआ था उसमें आयशा का हाथ था, उसे ढूंढो और उससे डील करो। वो तो मैं करूंगा। तुम्हारी उस आयशा मेहता को मैं कहीं से भी ढूंढूंगा और उससे डील करूंगा, पर अगर मुझे पता चला कि उसमें तुम्हारा भी हाथ था तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आहान ने ऐश्वर्या को वार्न करते हुए कहा। आहान वशिष्ठ हाउस जाने के लिए तैयार था। ये देखकर करण के मन में शांति आई। पहले उसे फिक्र हो रही थी कि अगर वो आयशा का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा, पर अब उसे कोई फिक्र नहीं थी। करण जानता था आयशा कैसी है। कॉलेज में जिसने भी उससे पंगा लिया था उसने उसे अच्छा सबक सिखाया था। वो मेहता फैमिली में सबकी लाडली थी। उसकी फैमिली उसे बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेती थी। और कोई है जो वशिष्ठ हाउस चलना चाहता है? करण ने पूछा। वशिष्ठ हाउस तो सब जाना चाहते थे क्योंकि वो मनाली का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट हब था, पर साथ ही महंगा भी था। इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला। सबके चेहरे देखकर करण समझ गया था कि सब क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने कहा, पैसों की चिंता मत करो। इट्स ऑन मी। मैं तो वैसे भी ट्रीट देना चाहता था पर आहान ने प्लान खराब कर दिया। ये सुनकर सब खुश हो गए और वशिष्ठ हाउस जाने के लिए तैयार हो गए। सब लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। उधर रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूरी पर अभिषेक चोपड़ा अपने साथी के साथ खड़ा था। अभिषेक सर, वो देखिए, ये तो वही है ना जिनसे आपका झगड़ा हो गया था। उसके साथी ने आहान को पहचान लिया था। मेरा झगड़ा? क्या तुम यंग मास्टर की बात कर रहे हो? अभिषेक ने इस तरफ देखते हुए पूछा, पर उतने में आहान वहां से जा चुका था। अब अभिषेक के मन में बेचैनी होने लगी थी। वो आहान से मिलना चाहता था। जब तक अभिषेक आहान को देख पाता वो गाड़ी में बैठ चुका था। अब अभिषेक शो नहीं था कि वो आहान था या नहीं। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने वो आहान से मिलना चाहता था। अभिषेक के चेहरे की भाव को देखकर उसके साथी में कहा, सर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ली मेरिडियन में खाना खाया है। वहीं से पता कर लेते हैं। अभिषेक को उसका आइडिया अच्छा लगा।
ली मेरिडियन चोपड़ा फैमिली का था। अभिषेक ये सोचकर परेशान भी हो रहा था कि आहान वहां आया था और चोपड़ा फैमिली में से वो कोई नहीं था जो उसे अटेंड करे। दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट में घुसे महेश अटेंटिव और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया। अभिषेक सर, अभी जो लोग यहाँ से खाना खा कर गए हैं या उनमें से कोई आहान रायजादा नाम का था? अभिषेक ने हड़बड़ी में पूछा। आहान रायजादा, ये नाम सुनकर महेश थोड़ा परेशान हो गया था। सबके वहां से चले जाने के बाद ही उस रिसेप्शनिस्ट ने महेश को बताया था कि आज वो ये सिचुएशन हैंडल क्यों नहीं कर पाए। जिसके अकाउंट में इतने पैसे थे उसके पास और कितने असेट्स होंगे? क्या आहान की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है? महेश ने कुछ सोचते हुए पूछा। ये प्रॉब्लम वाली बात कहाँ से आई? सिर्फ हाँ या ना बताओ, क्या वो यहाँ आए थे? अभिषेक ने बेचैन होते हुए पूछा। यस यस, आहान रायजादा यहाँ कुछ लोगों के साथ आए थे। यहाँ उनका किसी के झगड़ा भी हुआ था। महेश ने अभिषेक से कुछ नहीं छुपाया और सारी बातें बता दी। कैसे उसने वाइन बॉटल्स खत्म की थी, आर्यन को थप्पड़ मारा था और उसके अकाउंट में कितने पैसे थे। जब अभिषेक ने अकाउंट में अमाउंट सुना तब उसे विश्वास हो गया था कि वो आहान ही था। इसका मतलब वो यंग मास्टर ही थे। यंग मास्टर, ये सुनकर महेश और रिसेप्शनिस्ट की आंखें खुली की खुली रह गई थी। अभिषेक उन्हें कुछ समझाना नहीं चाहता था। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, महेश जी आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहकर यंग मास्टर के पैसे रिटर्न करवा दीजिए। हम उनसे पैसे नहीं ले सकते, वो हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, वही बहुत बड़ी बात है। अभिषेक की ये बात सुनकर महेश और रिसेप्शनिस्ट दोनों हैरान था। वो साधारण सा दिखने वाला आदमी आखिर था कौन जिससे अभिषेक पैसे तक नहीं लेना चाहता था। और हाँ, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी से भी कुछ मत कहना, अभिषेक ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कही। पूरे मनाली में बहुत कम लोग थे जो आहान रायजादा के बारे में जानते थे। अगर सबको उसके बारे में पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। इसलिए अभिषेक ने इस बात का जिक्र करने से मना कर दिया। यस सर, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, महेश ने तुरंत जवाब दिया। उसे समझ आ गया था कि आहान का फैमिली बैकग्राउंड बहुत पावरफुल होगा, तभी तो अभिषेक चोपड़ा ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। सर, यंग मास्टर और उनके साथी वशिष्ठ हाउस गए, महेश ने अभिषेक को बताया। ये बात सुनते ही अभिषेक ने राज को कॉल किया और उसे इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। राज ने तुरंत वशिष्ठ हाउस के कुछ कोर मेंबर्स को कॉल किया और उन्हें आहान से मिलने के लिए बुलाया। आज मौका था सारे शेयरहोल्डर्स के पास आहान से मिलने का और उसे जानने का। उधर आहान, शनाया, करण और जिया एक गाड़ी में वशिष्ठ हाउस की तरफ जा रहे थे। पूरे रास्ते जिया और करण बातें करते हुए जा रहे थे और आहान और शनाया पीछे वाली सीट पर बैठे थे। करण, मैंने सुना वशिष्ठ हाउस में मेंबरशिप कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलती। अगर वहां कोई एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए कार्ड होना जरूरी है, क्या ये सच है? जिया ने सवाल किया। जिया ने वशिष्ठ हाउस के बारे में सिर्फ सुना था पर कभी गई नहीं थी। करण ने ना किया और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वहां बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर बिना मेंबरशिप कार्ड के भी चिल किया जा सकता है। कुछ एंटरटेनमेंट स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं। अच्छा, क्या सच में वहां पर इतनी स्ट्रिक्ट रैंकिंग होती है मेंबर्स के लिए? जिया बहुत एक्साइटेड थी और साथ ही में वो ये भी जानना चाहती थी कि करण के पास कौन सा कार्ड है। हाँ, जब वशिष्ठ हाउस नया नया बना था तब वहां सिर्फ सोसाइटी के एलीट लोग ही जा सकते थे। मिडिल क्लास लोगों को यहाँ एंट्री भी नहीं मिलती थी, सिर्फ इन मेंबरशिप कार्ड्स की वजह से लोग यहाँ आ सकते हैं, करण ने समझते हुए कहा। करण, तुम तो यहाँ के मेंबर जरूर होंगे? जिया ने करण से मुस्कुराते हुए पूछा। करण जिया की टोन से इम्प्रेस हो गया था। उसने भी घमंड में कहा, ऑफ कोर्स मैं यहाँ का गोल्ड मेंबर हूँ। गोल्ड मेंबर? जिया ने सरप्राइज होते हुए बोला। मैंने सुना है गोल्ड मेंबर की फीस तो लाखों में है। हाँ, करीब 7 लाख रुपए है, पर यहाँ आकर खर्चा सिर्फ उतना ही नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने ही पड़ते हैं, करण ने कहा। काश मैं तुम्हारी जितनी अमीर होती, जिया ने अफसोस करते हुए कहा। कहीं न कहीं उसे बहुत जलन हो रही थी कि वो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और उसकी सैलरी से उसकी ज़रूरतें ही पूरी होती थी। हा हा हा, जिया तुम तो मुझे अभी ही अमीर समझने लगी हो। अगर मैंने प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड ले लिया फिर तुम क्या बोलोगी? तुम्हारे लिए तो मैं सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। करण कहीं न कहीं ये बताना चाहता था कि वो जल्दी ही प्लेटिनम मेंबरशिप कार्ड खरीद लेगा। उसकी मेंबरशिप तो और महंगी होगी ना करण? जिया ने पूछा। हाँ महंगी तो है, पर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे प्रॉफिट्स बहुत हाई है।
करण की आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वाह करण, तुम इतना कमाते हो जिससे तुम ये सब अफोर्ड कर सकते हो, वरना कुछ लोग तो 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं अफोर्ड कर पाते और अपनी सारी सेविंग्स अपने ईगो की वजह से गंवा भी देते हैं। जिया ने बिना देखे आहान और शनाया को टॉन्ट मारते हुए कहा। वैसे आहान, तुम्हें कितना वक्त लगेगा अपनी जॉब से इतना पैसा कमाने में? जिया ने ताना मारते हुए पूछा। लगभग 10 साल, आहान ने कैजुअली कहा। एक मामूली एम्प्लॉय के हिसाब से इतना वक्त तो लगेगा ही। 10 साल बिना नए कपड़े पहने और अच्छा खाना खाए, जिया ने टॉन्ट मारते हुए कहा। अच्छा तो फिर चलो कुछ डेकेड्स मान लेते हैं। अब तो ठीक है न? अब आहान की आवाज में व्यंग था। जिया आहान का मजाक बनाना चाहती थी पर अनजाने में उसने अपना मजाक बनवा लिया था। आहान की ऐसी टोन सुनकर जिया को गुस्सा आ गया था। आहान, जिया ने क्या गलत बोला है? तुम लाखों रुपए तो तभी बचा सकते हो जब तुम कुछ खाओ पियो ही ना। करण ने जिया का साइड लेते हुए कहा। तुम सही कह रही हो। आहान की टोन में अभी भी कोई फर्क नहीं आया था। वो उन दोनों को कुछ समझाना नहीं चाहता था। उसकी नज़र में दोनों बस 2 बेवकूफ थे जो इतना बिल भर देने के बाद भी उसे नीचा दिखाना चाह रहे थे। शनाया शायद उस वक्त अंधी थी, तभी तो तुम जैसे कचरे से उसने शादी कर ली, वरना इसे कोई और अच्छा लड़का शायद मिल जाता। दिखती भी ठीक ठाक है और चालाक तो है ही। करण को ही देख लो, उसके पास वशिष्ठ हाउस का मेंबरशिप कार्ड भी है, जिया ने कहा। ये बात सुनकर शनाया को बहुत अफसोस हुआ कि उसने ऐसी लड़की को अपना दोस्त माना था। आहान ने भी जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो खुद के बारे में कुछ भी सुन सकता था पर शनाया के खिलाफ उसे कुछ सुनना बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है? आहान ने पूछा। आहान वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था और ये प्रूव के लिए उसके पास सुप्रीम कार्ड था, जो सबके पास होना तो दूर जिसके बारे में सबको पता भी नहीं था। ओह, तुम्हारे पास कार्ड है? जिया ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने कोई बहुत अच्छा जोक सुना हो। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? आहान ने पूछा। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे विश्वास है तुम पर। कौन सा कार्ड है तुम्हारे पास, स्टील या तांबा? जिया उसका मजाक बना रही थी, पर आहान के उसकी बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वशिष्ठ हाउस में घुसने के बाद उसे पता चल जाएगा कि उसके पास कौन सा कार्ड है। जिया, ऐसे मत बोलो, आहान के पास जरूर डायमंड कार्ड होगा, इससे कम की तो उनकी पर्सनैलिटी ही नहीं है। करण ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या डायमंड कार्ड भी है? जिया ये सुनकर हैरान हो गई थी। हाँ, डायमंड कार्ड हर किसी को नहीं मिलता। उसके लिए वहां से शेयर होल्डर्स से जान पहचान होनी चाहिए। जब वो अप्रूव करते हैं तभी ये कार्ड मिलता है, करण ने समझाते हुए कहा। करण, आयशा के पास कौन सा कार्ड है? जिया ने पूछा। आयशा का बड़ा भाई वशिष्ठ हाउस में कुछ % का शेयर होल्डर है, तो उसके पास तो पक्का डायमंड कार्ड ही होगा, करण ने कहा। सिर्फ डायमंड कार्ड के बारे में सुनकर जिया इतनी एक्साइटेड और खुश हो रही थी। अगर उसे पता होता कि उसके साथ सुप्रीम कार्ड होल्डर और वशिष्ठ हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बैठा है तो वो कैसे ही रिएक्ट करती, ये सोचकर आहान को हंसी आ रही थी। कुछ ही देर में वो लोग वशिष्ठ हाउस में घुसे। करण का वेलकम करने वहां सूट में एक आदमी आया जो वहां का सुपरवाइजर था। उसका कद करण से लंबा था और उसकी बॉडी बहुत फिट थी। वेलकम मिस्टर शर्मा, इस तरफ आइए। करण के पीछे बहुत सारी कार्स देखकर वो सुपरवाइजर थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं और सबको एक छोटे विला की तरफ ले आया। वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज थी, जैसे स्विमिंग पूल, स्टेडियम और पिकनिक एरिया। सब गाड़ी से उतर के इधर उधर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग से चमक थी। कोई भी वहां पहले नहीं आया था, इसलिए सब फोटो खींचने लगे और इधर उधर देखने लगे। उधर जिया और ऐश्वर्या अपने में ही थे, उन्होंने किसी से ज्यादा बात नहीं की। करण, आयशा कब आएगी? ऐश्वर्या ने पूछा। उन्हें वहां आए वक्त हो गया था पर आयशा अभी तक उनसे मिलने नहीं आई थी। ऐश्वर्या इस बार आयशा से अपनी दोस्ती रिन्यू करना चाहती थी। करण को भी नहीं पता था कि आयशा कहाँ है और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो किसी से पूछे कि आयशा कहाँ है। उनका रिश्ता दोस्ती ने नहीं बल्कि एक बॉस और एम्प्लॉय के जैसा था। इतने में वहां एक नौजवान आया। उसने एक ब्रांडेड सूट पहना हुआ था। उसकी हाइट और लुक्स दोनों ही बहुत इंप्रेसिव थे। उसकी बॉडी फिटनेस देखने लायक थी। ब्रदर अर्पित, करण ने कहा। ये आदमी अर्पित कपूर था। जिया और ऐश्वर्या ने नाम सुनते ही उसे पहचान लिया था, क्योंकि उसी की वजह से आयशा ने शनाया को ठंडे पानी के पूल में गिराया था। पर अगर करण उसका नाम नहीं लेता तो वहां मौजूद कोई उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि कॉलेज के दिनों से अब वो बहुत बदल गया था।
क्या तुम उसे लाए हो? अर्पित ने सीधा सवाल किया। उसे जानना था कि क्या शनाया वहां आई है। हाँ, वो रही। करण ने आंख से इशारा करते हुए अर्पित को बताया। इस वक्त शनाया आहान हाथ पकड़कर खड़ी थी और नीचे देख रही थी। उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी। आहान, ये जगह बहुत बड़ी और महंगी है, हम यहाँ क्यों आए हैं? शनाया ने पूछा। शनाया, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? डरो मत, कुछ नहीं होगा। आहान ने शनाया को तसल्ली देते हुए कहा। तुम आयशा को नहीं जानते, वो बहुत बिगड़ी हुई है। उसकी फैमिली उसका हर काम में सपोर्ट करती है और हमेशा उसे हर कांड से बचा भी लेती है। शनाया ने आहान से कहा। इस बार वो कोई कांड नहीं करेगी, आहान ने कहा। पर आहान ने शनाया की बात को काटते हुए कहा, रिलैक्स एंड डोंट वरी, मैं हूं ना। इसके आगे शनाया कुछ नहीं बोल पाए, उसे आहान पर पूरा भरोसा था। अगर आहान ने कहा है कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। चलो, जब तक आयशा नहीं आ जाती मैं तुम्हें हंटिंग ग्राउंड दिखाकर लाता हूं, अर्पित ने रूखी आवाज से कहा। पर मेरे पास हंटिंग ग्राउंड की तरफ जाने का कार्ड नहीं है, करण ने कहा। डोंट वरी, मैं गार्डन का जनरल मैनेजर हूं, मेरे पास एक्सेस है, अर्पित ने कहा। तो इसका मतलब क्या तुम्हारा प्रमोशन हो गया है? करण ने पूछा। कुछ वक्त पहले तक वो एक एरिया का मैनेजर था और अब पूरे आउटर गार्डन का जनरल मैनेजर था, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी पोजीशन थी। इसका मतलब ये था कि अब वो बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलेगा और उनके साथ उसका उठना बैठना होगा। अर्पित ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और उन्हें हंटिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगा। अर्पित को ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ आयशा के मैनेजमेंट की वजह से मिली थी। अर्पित काफी सेटिस्फाइड था कि उसने शनाया को छोड़कर उस दिन आयशा को चुना था। तभी जिया ने पूछा, आयशा कब आएगी? थोड़ी देर में, आज कुछ इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स आने वाले हैं, आयशा उनका वेलकम करने के बाद आएगी, अर्पित ने जवाब दिया। सब चलो ब्रदर, अर्पित हमें हंटिंग ग्राउंड दिखाने ले जा रहे हैं, जिसे भी शिकार का शौक है वो सामान ले सकते हैं। ये मनाली का सबसे बड़ा हंटिंग स्पेस है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। करण ने सबका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए जोर से बोला। वशिष्ठ हाउस का हंटिंग ग्राउंड मनाली में सबसे बड़ा था। ये एरिया प्लेटिनम कार्ड होल्डर्स के लिए रिजर्व था, इसलिए यहाँ सिर्फ हाई क्लास और एलीट लोगों को परमिशन मिलती थी। यहाँ बहुत सारे ऐसे जानवर भी थे जिनका शिकार करना लीगली अलाउड नहीं था, पर क्योंकि यहाँ कभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ था इसलिए सब कुछ चल रहा था। यहाँ अमीर लोग सिर्फ अपने शौक पूरे करने आते थे। करण, अपने दोस्तों से कह देना कि वहां पर कोई भी फोटो न क्लिक करे, अर्पित ने ऑर्डर देते हुए कहा। ये वहां का रूल था, उस हंटिंग ग्राउंड में ऐसा बहुत कुछ था जो बाहर जाना ठीक नहीं था। यस ब्रदर अर्पित, करण ने कहा। इसके बाद अर्पित वहां से चला गया। जैसे ही अर्पित वहां से गया, जिया और ऐश्वर्या करण के पास आए और उससे कंफर्म किया कि वो अर्पित कपूर ही था ना। करण ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, पर अगली बार जब तुम उससे मिलो तो सिर्फ अर्पित मत कहना। चाहो तो ब्रदर अर्पित बोल देना या फिर मिस्टर कपूर बोल देना, वो अब आयशा का पति है। ये सुनकर दोनों शॉक हो गई और बोली, अर्पित ने आयशा से शादी कर ली? हाँ, वो मेहता फैमिली के साथ ही रहता है, घर जमाई बनकर, करण ने जवाब दिया। मेहता फैमिली का घर जमाई और वशिष्ठ हाउस में जनरल मैनेजर भी। ये अर्पित तो काफी तरक्की कर गया, ऐश्वर्या ने थोड़ा जलते हुए कहा। करण के मन में अर्पित के लिए तरस था। भले ही बाहर से वो इतना सख्त और ऑर्डर लेने वाला लग रहा हो, पर असल में वो मेहता फैमिली का और खास करके आयशा की कठपुतली था। वो उनके ऑर्डर पर ही चलता था। उसने ये भी सुना था कि शादी हो जाने के बाद भी आयशा दूसरे मर्दों के साथ फ्लर्ट और उन्हें सेड्यूस करती है, पर जो भी हो जाए अर्पित आयशा से नाराज नहीं हो सकता था और उसे हमेशा उसके सामने झुकना ही होगा। करण के मन में अर्पित के लिए सिर्फ घृणा थी। इतने में अर्पित वापस आया और सबको लीड करते हुए हंटिंग ग्राउंड की तरफ ले जाने लगा। हालांकि उसे हंटिंग ग्राउंड बोले जा रहा था, पर असल में वो एक बड़ा सा जंगल ही था। वहां बहुत तरह के जानवर थे। सब ऐसा कुछ पहली बार देख रहे थे, इसलिए बहुत सरप्राइज और एक्साइटेड थे। अर्पित सबसे आगे चल रहा था और कभी कभी बस करण से बात कर रहा था। उसे बाकियों से बात करना अपनी शान के खिलाफ लग रहा था। सब कहीं न कहीं इस बात से चिढ़ रहे थे, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वही आहान और शनाया थोड़ा पीछे चल रहे थे। शनाया वहां पहली बार आई थी। ये सब देखकर बहुत खुश थी। कुछ समय के लिए शनाया आयशा के बारे में भूल चुकी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल बहुत प्यारी लग रही थी।
वहीं दूसरी तरफ आहान बहुत बोर हो रहा था, वो वहां पर सिर्फ शनाया का साथ देने के लिए चल रहा था। वो बचपन से ही ऐसी जगहों पर जा रखा था। उसने इससे बड़े और खतरनाक हंटिंग ग्राउंड्स और जानवरों को देखा था। इतना ही नहीं, वो कुछ जानवरों से भिड़ भी चुका था। अभी तो उनके साथ पूरी सिक्योरिटी टीम चल रही थी, पर बहुत बार वो अकेला ही ऐसी जगहों पर जा चुका था। अचानक से आहान का फोन बजा। यंग मास्टर, मैं राज बोल रहा हूँ। आप अभी वशिष्ठ हाउस में है? राज ने बहुत इज्जत के साथ पूछा। ये सुनकर आहान थोड़ा हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं राज ने उसके पीछे किसी को लगा तो नहीं दिया जो उसकी खबर देता है। राज आहान की चुप्पी का कारण समझ गया था, इसलिए उसने तुरंत बोला, यंग मास्टर, मेरे छोटे भाई अभिषेक ने आपको ली मेरिडियन रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा था। जब उसने वहां के मैनेजर से पूछा तब उसने बताया कि आप यहां आने वाले हैं। अच्छा हाँ, मैं अभी यहीं हूँ, आहान ने बहुत सहजता से कहा। दरअसल मैं चाहता था कि आप बाकी के शेयरहोल्डर से मिल ले। आहान वहां का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, इसलिए राज चाहता था कि आहान भी सब मिल ले। कहाँ हो तुम? आहान ने पूछा। हम कॉन्फ्रेंस रूम में है। आप अपना काम खत्म करके आ सकते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। राज ने कहा। नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। आहान ने इतना कहा और फोन कट कर दिया। उसे आज नहीं तो कल सारे शेयरहोल्डर्स से मिलना ही था, इसलिए उसने सोचा इस काम को आज ही निपटा दिया जाए। फिर वो शनाया की तरफ मुड़ा और कहा, शनाया, मैं कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? आहान नहीं चाहता था कि अभी शनाया को उसकी असलियत पता चले, पर फिर भी अगर वो साथ चलना चाहती तो आहान मना नहीं करता। उसके लिए भी ये अच्छा मौका था राज चोपड़ा से शनाया को मिलवाने का। शनाया ने कुछ सोचा और फिर मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चलना, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रही हूँ। शनाया समझ चुकी थी कि वो किन दोस्तों मिलवाना चाहता था। आहान धीरे धीरे शनाया से बातें शेयर करने लगा था, पर अभी वो सब कुछ नहीं जानना चाहती थी और कहीं ना कहीं शनाया को लग रहा था कि आहान के दोस्तों से मिलकर कहीं वो उसकी इमेज खराब ना कर दे। वो सिर्फ खूबसूरत थी और उसके पास कुछ नहीं था। उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल नहीं था। ठीक है, तुम वेट करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। क्योंकि शनाया नहीं आना चाहती थी, इसलिए आहान ने भी उसे फोर्स नहीं किया। जल्दी आना, शनाया ने स्माइल करते हुए कहा और आहान वहां से चला गया। तभी अर्पित वहां आया। अर्पित ने शनाया ने कहा, हाय शनाया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम? लॉन्ग टाइम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शनाया ने बहुत रूखी आवाज में कहा। शनाया को कभी भी अर्पित में इंटरेस्ट नहीं था, वो तो अर्पित था जो उसके पीछे पड़ा रहता था। इस बात को सबने गलत तरह से इंटरप्रेट किया और आयशा ने उसे पानी में गिरा दिया। मैंने सुना है तुम्हारी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? अर्पित ने सीधा सवाल किया। ये तुमसे किसने कह दिया? मैं अपनी शादी के बाद से ही बहुत खुश हूँ, शनाया ने जवाब दिया। हाँ, खुशी ऐसे आदमी के साथ तुम खुश हो, अर्पित ने सिगरेट जलाते हुए कहा। इस पर शनाया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मनाली आ जाओ, तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें हर महीने पैसे भी दूंगा, अर्पित ने सिगरेट पीते हुए कहा। इस बात पर शनाया को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अर्पित से कहा, अर्पित तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा तमीज से बात करो, मैं शादीशुदा हूं और तुम्हारी भी शादी भी चुकी है। क्या उसकी तरफ तुम्हारी कोई लॉयल्टी नहीं है? अच्छा, तुम्हें आयशा के लिए बुरा लग रहा है? तुम जानती भी हो उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। अर्पित के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज हो गए। ऐसा भी क्या किया उसने? शनाया अब कंफ्यूज्ड थी। शादी वाली रात वो दो लड़कों को लेकर घर आई थी और मेरे सामने ही उन्हें सेड्यूस कर रही थी। भले ही दुनिया की नज़रों के सामने मैं मेहता फैमिली का जमाई हूं, पर असल में उन्होंने मुझे अपना नौकर बना रखा है। वो दिन को रात भी बोले तो मुझे मानना पड़ता है। अर्पित के मन में आयशा के लिए नफरत थी। शुरू में जब उसे ये बात पता चली थी कि आयशा उससे शादी करना चाहती है, तब वो बहुत खुश था क्योंकि वो मेहता फैमिली का जमाई बनने वाला था, पर अब उसे एहसास हो रहा था कि उसे फंसाया गया है। आयशा कपड़ों की तरह अपने रिलेशंस बदलती थी और ये बात उसकी पूरी फैमिली जानती थी, पर अर्पित को शादी के बाद पता चला था। जब आयशा की शादी की उम्र हो गई थी तब उसकी फैमिली को उसके लिए एक ऐसा पति चाहिए था जो खुशी खुशी घर जमाई बन जाए, और अर्पित वैसा ही था। अब अर्पित घर जमाई काम और आयशा के हाथ की कठपुतली ज्यादा था। ये बात सुनकर शनाया का शौक से मुंह खुला रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आयशा ऐसी लड़की होगी। शनाया, तुम भी अपनी शादी में खुश नहीं हो और मैं भी खुश नहीं हूं।
तुम उसे छोड़ दो और मेरे साथ आकर रहो, और रही बात आयशा की, तो एक दिन मैं उसकी इज्जत की धज्जियां जरूर उड़ाऊंगा। शनाया, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो और मुझे पता है तुम भी ये महसूस कर सकती हो। अर्पित ने शनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। शनाया ने अर्पित का हाथ झटका और कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम अपनी शादी में खुश नहीं हो, पर मैं बहुत खुश हूं। मेरा पति बहुत ही अमेजिंग इंसान है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आहान से बेटर इंसान से आज तक कभी नहीं मिली। शनाया, हम दोनों ही अपनी शादी में फंसे हुए हैं। मुझसे झूठ बोलकर क्या होगा? एक मौका तो दो मुझे। आई रियली लाइक यू, अर्पित ने फिर से कहा। प्लीज हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, शनाया ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा। जैसे ही अर्पित फिर से शनाया के करीब जाने लगा, उतने में घोड़े पर सवार एक लड़की आई। उसके चेहरे पर मेकअप था और उसने एक काले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था। वो घोड़े से उतरी और अर्पित के पास आकर उस पर चिल्लाने लगी, अर्पित, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने कुछ देर तुम्हें अकेले क्या छोड़ा, तुम लड़कियों पे डोरे डालने लगे। फिर उसने शनाया की तरफ देखा और कहा, लड़की भी कौन? शनाया, वाइफी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अर्पित ने समझने की कोशिश की। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयशा मेहता थी। इससे पहले अर्पित आयशा को कुछ समझा पाता, उसने अपने पति के गाल पर एक चांटा मारा। इस पर अर्पित को बहुत गुस्सा आया था। ऐसा नहीं था कि आयशा ने अर्पित पर कभी हाथ नहीं उठाया था, ये वो अक्सर करती थी, पर आज उसने इतने सारे लोगों के सामने उस पर हाथ उठाया था। पर अर्पित चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो उसके खिलाफ जाता तो वो इस धरती से उसका नामो निशान मिटा देती और किसी को पता भी नहीं चलता। आयशा, ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो तो शनाया थी जो मेरे पास आई थी। अर्पित ने सारा ब्लेम शनाया पर डाल दिया था। अर्पित, क्या बकवास कर रहे हो तुम इंसान हो या नहीं? शनाया ने गुस्से में कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्पित ऐसा करेगा। शनाया, मासूम क्यों बन रही हो? तुम्हें जब से पता चला कि मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ तब से ही तुम मुझे घूर रही थी, और तो और तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ पैसों के लिए रह लोगी। अर्पित ने कहा। नॉनसेंस, ये सब बातें तुमने मुझसे की थी, जिन्हें मैंने मना किया था। शनाया गुस्से से पागल होने लगी थी। करण, जिया, ऐश्वर्या और बाकी सब भी वहीं थे। सबने देखा था कि अर्पित शनाया के पास गया था, न कि शनाया अर्पित के पास आई थी, पर फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। कोई भी इस मामले में पड़कर अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। वाइफी, ट्रस्ट मी, अर्पित ने जैसे ही ये बात बोली, आयशा ने शनाया की तरफ देखा और उसे एक थप्पड़ मारा। शनाया के होंठ के साइड से खून आने लगा। शनाया को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखें पानी से भर गई थी। आयशा, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। शनाया आयशा को समझना चाहती थी, पर आयशा कुछ नहीं सुनना चाहती थी। लगता है जो कॉलेज में हुए था तुम वो भूल चुकी हो। उस दिन का सबक काफी नहीं था क्या? उस दिन भी तुमने अर्पित के साथ ऐसा किया था और आज भी। आयशा ये बात बोलती रही और शनाया के साथ धक्का मुक्की करती रही। उधर जिया और ऐश्वर्या ये देखकर फूली नहीं समा रही थी। दोनों को शनाया को ऐसे देखकर बहुत मजा आ रहा था। दोनों सोच रही थी कि शनाया कभी ऐसी लड़की से नहीं मिली होगी जो बिना सोचे समझे काम करे। तभी आयशा ने अपने आदमियों से कहा, इसके हाथ पैर रस्सी से बांधो। आयशा, तुम करना क्या चाहती हो? शनाया ने पैनिक करते हुए पूछा। तुम्हें आदमियों के अटेंशन में बहुत मजा आता है ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ, आयशा ने कहा। आयशा, तुम करने क्या वाली हो? अर्पित भी अब घबरा गया था। तुम्हें चिंता हो रही है, मैं इसे भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली हूँ, आयशा ने हंसते हुए कहा। उस दिन पूल से तो ये बच गई थी, आज कैसे बचेगी? ये सुनकर सब बहुत डर गए थे और शनाया रोने लगी। भेड़िया शब्द सुनकर सब बहुत डर गए। कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि शायद आयशा मजाक कर रही है, पर करण और अर्पित समझ चुके थे क्या होने वाला है और उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। कोई भी कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां 3-4 हटे कटे आदमी शनाया को भेड़ियों की गुफा के पास ले जाने आए। शनाया के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो रो रही थी। आयशा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कर रही हो तुम? शनाया ने पैनिक करते हुए कहा। तुम्हें बहुत मजा आता है ना आदमियों पर डोरे डालने में? आज मैं तुम्हें इसका पूरा मौका दूंगी, उसने शनाया से कहा, और फिर उन आदमियों की तरफ देखते हुए उसने कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसे और फेंक दो उस गुफा में। उन्होंने शनाया को उठाया और उसे उस गुफा की तरफ ले जाने लगे। कुछ ही दूर चलने पर एक गुफा नजर आई जहां बिल्कुल अंधेरा था और आसपास तारें लगी हुई थी।
वहां का नजारा ऐसा था कि सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इतने में वहां तेज गुर्राने की आवाज आई। उन भेड़ियों को महसूस हो गया था कि वहां इंसान आए हैं। इसलिए वो गुफा से बाहर और उन तारों के पीछे आ गए। उनकी आंखें चमक रही थी और मुंह खुला था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। आयशा सच में उसे भेड़ियों के बीच में छोड़ने वाली थी, उसके चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट साफ झलक रहे थे। लाओ इसे इधर। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। शनाया लाचारी में रोने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि आयशा आगे क्या करने वाली थी। अब तुम्हें जाना है। जब मेरी पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी तब क्या हो गया था? आयशा ने कहा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा पति झूठ बोल रहा है, वो आया था मेरे पास। शनाया ने अर्पित को घूरते हुए कहा। हाँ सब झूठ है, तुम सच्ची। देखो ये भेड़िए कैसे तुम्हारे आने के इंतजार कर रहे हैं। इन भेड़ियों में और आदमियों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तुम जी भर के इन पर डोरे डाल सकती हो। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मरने के लिए तैयार रहना। आयशा के मन में इस वक्त बिल्कुल दया नहीं थी। वो किसी भी तरह बस शनाया को मारना चाहती थी। ये सब देखकर जिया और ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो शनाया से जलती जरूर थी पर इतना नहीं कि वो उसे इस हालत में देखें। उन्हें लग रहा था कि आयशा का दिमाग खराब हो चुका है, वो सिर्फ शनाया को मारना नहीं चाहती थी पर उसे पूरी तरह जलील करके मारना चाहती थी और ये करते हुए उसकी आंखों में चमक थी। आयशा पागल हो चुकी थी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, फेंको इसे उस गुफा में। आयशा ने कमर पर हाथ रखते हुए उन आदमियों को ऑर्डर दिया। ये सुनकर वो आदमी भी घबरा गए। उनका ये काम नहीं था पर फिर भी वो वशिष्ठ हाउस के एम्प्लॉय ही थे, अगर वो आयशा की ये बात नहीं मानते तो वो उन्हें नहीं छोड़ती। ऐसे मामलों को हैंडल करने का आयशा का तरीका बहुत खतरनाक होता था। हो सकता है अगर वो आदमी उसकी ये बात नहीं मानते तो शनाया के साथ वो भी उसी गुफा में होते। वाइफी ऐसा करना सही नहीं होगा, शनाया मर जाएगी। अर्पित को शनाया की फिक्र नहीं थी, उसे पता था कि अगर इतने लोगों के सामने शनाया मर गई तो ये बात बाहर जरूर जाएगी और मेहता फैमिली पर खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में वो आयशा को बचाकर उसे बलि का बकरा बनाएंगे। उसने ये बात खुद को बचने के लिए की थी। सही नहीं है। तुम्हें इस शनाया के लिए बुरा लग रहा है। आयशा ने अपनी तेज आंखों से अर्पित को घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्पित आयशा की ये बात सुनकर घबरा गया। उसने तुरंत अपनी बात समझने की कोशिश की। ये मेरी सगी थोड़े है जो मुझे इसके लिए बुरा लगेगा। इसने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है। इसकी सजा मौत ही है पर हम कोई और रास्ता भी तो अपना सकते हैं। अगर इतने लोगों के सामने ऐसा हुआ तो ये बात बाहर जरूर जाएगी। तुम इतने डरपोक हो, मैंने सोचा नहीं था। मुझे डर नहीं लग रहा, फिर तुम क्यों डर रहे हो? आयशा ने अर्पित को धक्का देते हुए कहा। फेंको इसे गुफा में, मेरा भाई यहाँ का बड़ा शेयर होल्डर है, अगर तुमने इसे नहीं फेंका तो मैं तुम सबको इस जॉब से निकल फेंकूंगी। आयशा ने फाइनल ऑर्डर दिया। ये बात सुनकर अब वो आदमी हिचकिचाए नहीं और शनाया को उठाकर तार के दूसरी तरफ डालने लगे। उस तरफ कुछ भेड़िए शनाया को भूखी नजरों से घूर रहे थे। उनके लिए शनाया सिर्फ के खाने का सामान थी। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। शनाया की खुद को उन आदमियों से छुड़वाने की हर कोशिश नाकामयाब रही। उन्होंने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। वो बुरी तरह से फंसी हुई थी। आहान आहान, प्लीज मुझे बचाओ। शनाया जोर जोर से रोने लगी। ऐसी हालत में उसे सिर्फ आहान याद आ रहा था। जिया और ऐश्वर्या ने भी एक दूसरे की तरफ देखकर यही सोच रही थी। शनाया का नकारा पति कहाँ है? जिया ने कहा। क्या वो आयशा को देखकर यहाँ से भाग गया? ऐश्वर्या से चुप नहीं रहा गया। उसे शनाया के लिए बुरा लग रहा था। शनाया को आहान पर बहुत भरोसा था पर वो इस वक्त उसे छोड़कर भाग गया था। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आयशा को सबक सिखाएगा पर अब आयशा के आते ही यहाँ से चला गया। कैसे यूजलेस पति है, ऐश्वर्या ने गुस्से से कहा। रेस्टोरेंट में हुए किस्सों के बाद ऐश्वर्या ने सोचा था कि भले कुछ भी हो जाए आहान आयशा के सामने खड़े होने की हिम्मत तो जरूर रखेगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। सब यही सोच रहे थे कि शनाया का आहान पर भरोसा करना गलत था। वो उसकी जान नहीं बचा सकता था। आहान भले वहां नहीं था पर करण ने बहुत बार चाहा कि वो शनाया को बचाए। वो जैसे ही 2 कदम आगे लेता उसे याद आ जाता कि उसका सारा करियर आयशा की वजह से ही था और वो 4 कदम पीछे हट जाता। वो मदद करने और न करने में बहुत उलझा हुआ था पर वो शनाया के लिए अपना करियर खराब नहीं कर सकता था।
इसलिए चुपचाप वही खड़ा रहा। सब शनाया को लाचार नजरों से देख रहे थे पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब में बस एक आयशा थी जो बच्चों की तरह खुश थी। तारांकन। उधर आहान कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुका था। वहां कुछ शेयर होल्डर, राज और बाकी लोग और बैठे थे। सब आहान को देखकर खड़े हो गए। जब उन्होंने ने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा तो उन्हें थोड़ी हैरानी और शक हुआ। आहान के कपड़े बिल्कुल सिंपल थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि यंग मास्टर ऐसे होंगे, हालांकि उन्हें डाउट था पर फिर भी वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। यंग मास्टर आप आ गए, राज ने बहुत इज्जत के साथ कहा। उसे बाकी सब की तरह हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो आहान की ताकत को जानता था। अगर वो रायजादा परिवार का हिस्सा नहीं था फिर भी उसमें बहुत ताकत थी और वो मार्शल आर्ट्स स्कॉलर था। हाँ, आहान ने जवाब दिया। आहान के मन में इस वक्त अलग सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसी कि कहीं कुछ गलत हो रहा हो। आहान के चेहरे पर यह साफ नजर आ रहा था। राज ने सोचा कि शायद वशिष्ठ हाउस के स्टाफ से आहान खुश नहीं है। आहान बहुत सिंपल था और काफी लोगों को उसकी असलियत नहीं पता थी। उसके कपड़े देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये वशिष्ठ हाउस में आने लायक नहीं है, इसलिए हो सकता था कि किसी ने आहान से कुछ गलत बोला हो जिसकी वजह से वो परेशान हो गया हो। यंग मास्टर, क्या किसी स्टाफ ने या एम्प्लॉई ने आपसे कुछ कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा? राज ने पूछा। आहान को एहसास हो गया था कि सब उससे मिलने वह आए थे और उसने उनकी तरफ ढंग से देखा भी नहीं था। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम बता रहे थे कि कुछ शेयर होल्डर मुझसे मिलने आने वाले हैं। जल्दी मिलवा दो, मुझे जाना है। आहान को ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। उसने शनाया के बारे में भी सोचा पर फिर उसे लगा कि शनाया को छोड़कर आए तो उसे कुछ ही मिनट हुए थे। आहान की ये बात सुनकर सबको गुस्सा आ गया। एक तो आहान ने रूम में घुसकर किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया था और ऊपर से अब जाने की भी जल्दी मचा रहा था। किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। पूरे मनाली शहर में वो सिर्फ राज चोपड़ा को सीरियसली लेते थे, फिर भी राज भी उन्हें कभी ऐसे अनदेखा नहीं करता था जैसे आहान ने किया था। सबको ऐसा लग रहा था जैसे कि आहान की नज़र में किसी की कोई इज्जत ही नहीं है। अगर यंग मास्टर इतने बिजी है तो हम चले जाते हैं। हमने नहीं कहा था हमें यंग मास्टर से मिलना है? रूखी आवाज में किसी ने ये बात कही। ये बात सुनकर राज के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए थे। वो तुरंत मुड़ा और उसने कहा, आयुष, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर यंग मास्टर ने ऐसा बोला है तो जरूर उन्हें कोई जरूरी काम ही होगा। आयुष मेहता वशिष्ठ हाउस का बड़ा शेयर होल्डर और आयशा का भाई था। एजेंट, हम तो यहाँ तक आए हैं, क्या हमसे मिलना एजेंट नहीं है? आयुष ने पूछा। आहान ने आयुष को देखते हुए पूछा, तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या? आहान की ये बात सुनकर और उसकी आंखें देखकर आयुष थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, पर अब वो इतने लोगों के सामने चुप नहीं रह सकता था। बात उसकी इज्जत और रेपुटेशन की थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ, हम सभी इंपॉर्टेंट है। आपके पास यहाँ का सबसे ज्यादा शेयर जरूर है पर हम भी आपसे ज्यादा पीछे नहीं है। इस तरह हमें अनदेखा करना और हमारी बेइज्जती करना थोड़ा ज्यादा हो गया। आयुष जानता था वो शायद आहान को अकेले ना हैंडल कर पाए, इसलिए उसने सबको अपने साथ ले लिया। कोई कुछ बोला नहीं पर सब आयुष की बात से सहमत जरूर थे। आयुष, क्या बोलते जा रहे हो? तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है? यंग मास्टर तो बस राज आयुष को और बाकी सबको समझने की कोशिश कर रहा था। राज आहान की ताकत जानता था। अगर आहान को उनकी बातों का बुरा लग गया तो वशिष्ठ हाउस बर्बाद हो जाएगा और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। पर इससे पहले राज कुछ समझा पता आहान ने हाथ का इशारा करते हुए चुप होने को कहा, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ मैं कर रहा हूं तुम्हें अवॉइड और अनदेखा। आहान से मुस्कुराते हुए कहा। आहान के पास सबसे ज्यादा शेयर थे और अगर वो ये सोच रहे थे कि वो आहान के बराबर थे तो वो गलत थे। आहान की नज़र में वो आहान की बेइज्जती थी। ये सुनकर सब चुप हो गए। आहान ने ये कह दिया था इसलिए अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। ये सब सुनकर राज का दिल बैठने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान के साथ चल क्या रहा था। भले ही वो बाकियों को कुछ नहीं मानता पर उसे ये साथ सीधा सीधा उनके मुंह पर नहीं कहनी चाहिए थी। अब जब यंग मास्टर हमारी इज्जत ही नहीं करते तो फिर इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। राज, सबसे पहले मैं ही चला जाता हूँ। आयुष ने ऐसी इंसल्ट पहले कभी नहीं सही थी। वो यहाँ आहान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए उसने वहां से जाना ही अच्छा समझा। आयुष, तुम मेरी बात टालकर जाना चाहते हो? राज के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसे एक साइड चुननी ही थी और वो साइड आहान की थी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है राज, पर यंग मास्टर हम लोगों से बात करना ही नहीं चाहते और दिल से हमें नीचा दिखा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आयुष ने जवाब दिया। आयुष ये देखकर बहुत हैरान था कि राज आहान का साथ दे रहा था, ये जानते हुए कि बाकी के शेयर होल्डर बहुत पावरफुल थे और उनके साथ उनकी फैमिली भी थी। फिर ऐसा क्या था जो राज आहान की साइड था? राज आहान के चेहरे से समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे वशिष्ठ हाउस में हुए उस दिन के कांड के बारे में सच सच बता देना चाहिए था, पर अब शायद देर हो चुकी थी। आयुष रुक जाओ और यंग मास्टर से माफी मांगो। उनका दिल बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। बाद में मत कहना मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, राज ने चेतावनी देते हुए कहा। राज मैं तुम्हारी कदर करता हूं, पर जहां तक बात है माफी मांगने की, वो मैं नहीं मांगूंगा, आयुष ने कहा। उसे लग रहा था कि भले ही आहान कोई भी हो वशिष्ठ हाउस में, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आया और बोला, सर वो हंटिंग ग्राउंड में कुछ खतरनाक हुआ है, आयशा मैडम, कोई लेडी और भेड़िया। वो सिक्योरिटी गार्ड हौंफ रहा था और आहान सुन के हैरान था। एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आया। वो बुरी तरह से हौंफ रहा था। सर वो हंटिंग ग्राउंड में आयशा मैडम, कोई लड़की, भेड़िया। चुप क्या हुआ है? इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? राज ने गुस्से में कहा। क्या तुम यहाँ के रूल्स भूल गए हो? सर वो हंटिंग ग्राउंड में किसी लड़की ने आयशा मैडम को गुस्सा दिलाया था, तो उन्होंने उसे भेड़ियों की गुफा में फेंकवा दिया। उस सिक्योरिटी गार्ड में खुद को शांत करते हुए पूरी बात बताई। ये सुनकर आहान के पैरों तले जमीन हट गई। वो पागलों की तरह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भागा। सब एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसे क्यों भागा था। आयुष, आयशा और आहान की पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर वो लड़की जिसे आयशा ने भेड़ियों की गुफा में छोड़ा आहान की पत्नी हुई, तो आज वशिष्ठ हाउस में हम सबका आखिरी दिन होगा, राज ने घबराते हुए कहा। आहान की पत्नी? आयुष आयशा से बहुत प्यार करता था, पर फिर भी उसे ये नहीं पता था कि उसकी किससे दुश्मनी थी और किससे नहीं। राज ने अपना पैर पटका और कहा, आयुष तुम बस प्रार्थना करो कि वो लड़की यंग मास्टर की पत्नी न हो, अगर ऐसा हुआ तो समझना मेहता फैमिली खत्म। मेहता फैमिली खत्म? आयुष को लग रहा था कि राज बहुत ज्यादा बोल रहा था। राज तुम क्या कह रहे हो? हम मेहता फैमिली है। मैं मानता हूं आहान पावरफुल हो सकता है, पर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेवकूफ आदमी, जब तुम्हारी पूरी मेहता फैमिली बर्बाद हो जाएगी तब बोलना ये सब बातें। तब तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारी बेवकूफ बहन ने तुम्हें कहाँ फंसा दिया है, फिर तुम समझोगे कि मैं सही बोल रहा था। राज किसी को भी आहान के बारे में नहीं समझा पा रहा था। राज अब मुझे इतना भी मत डराओ, अगर उसकी पत्नी मर भी गई तो हम किसी ऐसे लड़की को ढूंढेंगे जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। एक लड़के के लिए वो मेहता फैमिली को थोड़े कुछ करेंगे। आयुष को अभी भी अपनी ताकत पर भरोसा था। कोई दूसरी लड़की? ये सुनकर राज के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने एक लंबी आह भरी और रूम से बाहर चला गया। बाकी सब एक दूसरे की तरह देखने और फिर उसके पीछे पीछे चले गए। उधर आहान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके भागने की रफ्तार से बस धूल उड़ रही थी, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन था। शनाया मेटल के तार के पीछे थी। भेड़ियों ने अपने स्वभाव के हिसाब से पहले उसे सूंघा और ये जानने की कोशिश की कि कहीं वो उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तार के दूसरी तरफ सब शनाया को बेबस आंखों से देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर शनाया को बचा सके। जिया और ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा था। दोनों शनाया से नफरत करती थी, पर फिर भी ये नहीं चाहती थी कि शनाया की ऐसी हालत हो। कुछ लड़कियां इतना डर गई थी कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। करण चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और अर्पित की आंखों में सिर्फ इस बात का डर था कि अब वो कैसे बचेगा, क्योंकि शनाया की मौत का इल्जाम उस पर ही लगने वाला था। वही आयशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहां आराम से खड़ी होकर शनाया को मरते हुए देखना चाहती थी। शनाया का चेहरा आंसुओं से भर गया था। आहान, शायद अब मैं तुम्हें कभी न देख पाऊं। ये सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब भेड़ियों को विश्वास हो गया कि उन्हें शनाया से कोई खतरा नहीं है, तब वो 2 कदम पीछे गए और फिर उस पर लपकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने शनाया के हाथ पर अपना दांत मारा और उसके हाथ से खून बहने लगा। शनाया दर्द में जोर से चिल्लाई। आहान इस वक्त बस कुछ ही दूर था। वो पहचान गया था कि ये चीख शनाया की ही थी। वो तेज भागते हुए आया और 100 मीटर का फैसला उसने चांद सेकंड में पूरा कर लिया। आहान जिस तरह चिल्लाते हुए वहां पहुंचा रहा था, सबको एक अलग तूफान के आने का एहसास हो रहा था।
उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और ऐसा लग रहा था कि गुस्से में वो सब बर्बाद कर देगा। 100 मीटर दूर से ही भेड़ियों को भी एहसास हो गया था कि कोई बहुत शक्तिशाली इंसान वहां आ गया है। उन्होंने भी 2 कदम पीछे ले लिए और डरकर भागने लगे। चंद सेकंड्स में आहान वहां पहुंचा। उसे देखकर सब हैरान थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आहान था। ये देखने के लिए कि वहां कौन आया था, सब अपनी आंखें मलने लगे। इसके बाद जो सुनाई दी वो आहान की गुस्से से भरी चीख थी। आहान ने चीखते हुए उन भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें वहीं गिरा दिया। सबकी आंखों में वैसा ही डर था जैसा उन भेड़ियों की आंखों में था भागने से पहले। आहान इंसान था या नहीं? वो जिस स्पीड से आया और उन भेड़ियों को गिराया, ये एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी। कोई भी कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं था। शनाया बेबी, ये सब किसने, कैसे? आहान ने शनाया को अपनी बाहों में लिया। शनाया को ऐसे देखकर आहान को बहुत तकलीफ हो रही थी। आहान बहुत पछता रहा था कि वो क्यों शनाया को छोड़कर गया। क्यों वो राज से और बाकी शेयर होल्डर से मिलने के लिए मान गया था। ये कहां से आ गया? आयशा ने कहा, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? तुमने इसे आने क्यों दिया? आयशा वहां पर खड़े गार्ड्स पर भड़क रही थी। शनाया पर वो भेड़िए हमला करके उसे मारने ही वाले थे, पर इतने भी ही आहान आ गया और उसे बचा लिया। इस बात से आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सुनकर आहान अपनी खून जैसी लाल हो चुकी आंखों से आयशा को घूरने लगा। ये देखकर आयशा खुद को रोक नहीं पाए और 2 कदम पीछे ले लिए। तुम मुझे घूर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मरना चाहते हो क्या? आयशा ने दूर जाते हुए कहा। इस बात का आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शनाया को अपनी गोद में उठाया और उसे साइड में आराम से बैठा दिया। शनाया इस वक्त दर्द के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। शनाया को बैठाकर जब आहान फिर से खड़ा हुआ तब आयशा फिर 1 कदम पीछे हो गई। जाओ अब पकड़ो इससे, आयशा ने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा। सारे गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। जो आदमी भेड़ियों से भिड़कर उन्हें हरा सकता था वो उन जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स का तो क्या करता, वो ये सब सोच भी नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, सबको एहसास हो गया था कि आहान कोई साधारण इंसान नहीं था। उसे इस तरह ट्रीट करके सबने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली थी। जब आयशा ने देखा कि कोई भी नहीं हिल रहा तब वो चिल्लाने लगी, यूजलेस हो तुम सब। मेरा भाई आयुष मेहता है, अगर तुमने अभी इसे नहीं मारा तो मेरा भाई तुम सबकी जान ले लेगा। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। सब अपनी गर्दन झुकाए वही खड़े थे। सब समझ गए थे कि अगर वो आयुष के खिलाफ गए तो उनके साथ ज्यादा बुरा नहीं होगा, पर वही अगर वो आहान के खिलाफ गए तो उनका क्या होगा, वो ये सोच भी नहीं सकते थे। आयुष मेहता। कॉन्फ्रेंस रूम में आहान ने अंदाजा लगा लिया था कि आयशा और आयुष भाई बहन है और उसका ये अंदाजा बिल्कुल सही था। आहान धीरे धीरे चलते हुए आयशा के सामने आया। ये देखकर आयशा को डर लग रहा था, पर उसका ईगो उसके डर से ज्यादा बड़ा था। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा भाई यहाँ का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या सजा चाहिए तुम्हें? आहान ने रूखी आवाज में कहा। उसे किसी का डर नहीं था, अगर आयुष भी उसके सामने आगे आकर खड़ा हो जाता तो वो उसे भी अच्छे से सबक सिखाता। ये सुनकर आयशा भागकर अर्पित के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अर्पित, तुम देख रहे हो ये कैसी बातें कर रहा है, ये मुझे धमकी दे रहा है, तुम इसे कुछ बोलोगे नहीं? अर्पित के पैर कांप रहे थे। वो जानता था कि अगर उसने ज्यादा कुछ कहा तो आहान उसकी जान ले लेगा। ऐसे में वो आयशा को कैसे बचाता? ब्रदर, हम बैठकर बात कर सकते हैं, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, अर्पित ने आहान से कहा। इस वक्त वो सिर्फ आहान से प्यार से ही बात कर सकता था। उससे पंगा लेना अभी सही नहीं होगा। वो आयुष का इंतजार करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इन सब के बारे में आयुष को पता चल गया होगा और वो अपने आदमियों के लेकर यहाँ आता होगा। चुप रहो। अर्पित को उस बात का जवाब आहान का गुस्सा और चीख था। आहान इनको माफ नहीं कर सकता था। उसने अर्पित को इतनी ताकत से धक्का दिया था कि वो सीखा लोहे की तारों से जाकर टकराया था। अर्पित उस फोर्स की वजह से उठ भी नहीं पा रहा था। अर्पित सोच रहा था कि उसने आयशा की बात क्यों मानी। वो तो वैसे भी उसकी इज्जत नहीं करती थी। वो अपनी जान तो बचा ही सकता था। ये देखकर आयशा आहान के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। ब्रदर, मुझे मत मारना। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। और रियली अब तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत थी। आहान की आंखों में गुस्सा था, अगर आहान 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो शनाया को वो भेड़िए खा चुके होते।
वो शनाया को हमेशा के लिए खो चुका होता। आहान नहीं जानता था कि दोनों के बीच में ये कैसे दुश्मनी थी जिसकी वजह से आयशा ने शनाया को भेड़ियों के बीच में मारने के लिए छोड़ दिया था। ब्रदर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं बस शनाया का मजाक बनाना चाहती थी, आयशा ने धीरे से कहा। हालांकि अपने मन में आयशा आहान को मार डालना चाहती थी, पर अभी उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। उसकी जिंदगी अभी आहान के हाथों में थी। ये सुनकर आहान अपने दांत पीसने लगा। एक अच्छे भले जिंदा इंसान को भेड़ियों के बीच में सिर्फ उसका मजाक बनाने के लिए छोड़ दिया। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहां राज और आयुष आ गए। राज ने आयशा को आहान के सामने घुटने टेके हुए देखा, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस जानना चाहता था कि आहान की पत्नी के साथ क्या हुआ था। जब उसने इधर उधर देखा तब एक साइड में उसे शनाया नजर आई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। हालांकि शनाया की सांसें चल रही थी, पर उसके हाथ पर बहुत गहरी चोट थी। राज ने सोच लिया था कि आज सब खत्म होने वाला है। वशिष्ठ हाउस में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब बर्बाद कर देगा। आयुष अपनी बहन को इस हालत में देखकर चौंक गया। जिसे घर में बिल्कुल राजकुमारी की तरह ट्रीट किया जाता है, आज वो किसी के सामने घुटने टेक कर बैठी थी। ये आयुष को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। यंग मास्टर, ये सब क्या है? आयुष आहान की तरफ गया और उससे पूछा। यंग मास्टर? वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे। आयुष ने इस इंसान को यंग मास्टर क्यों बुलाया था? क्या ऐसा हो सकता था कि इसकी असलियत कुछ और थी? भाई, इसने मुझे धमकी दी, आप इसे अच्छे से सबक सिखाना। आयुष को देखकर आयशा की आंखों में फिर से चमक आ गई थी। वो अपने भाई के पीछे छुप गई और आहान को गालियां देने लगी। उसे भरोसा था कि उसका भाई उसे कुछ नहीं होने देगा। आयशा, तुम फिक्र मत करो, इसे बताना ही होगा कि इसने ऐसा क्यों किया। आयुष ने आयशा को सांत्वना देते हुए कहा। आज तक किसी ने भी आयशा के साथ ऐसा नहीं किया था। वो मेहता फैमिली में सबकी लाडली थी। भाई, आप इसे पकड़ लो, आज मैं इसके सामने उस शनाया की हड्डियां तोड़ूंगी। आपको पता है ना मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। आयशा ने कहा। उसकी कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी, पर आज तो हद पार हो गई थी और इसका बदला वो लेकर रहती। अगर आज वो शनाया को छोड़ देती तो वो न ढंग से खा पाती ना ही पी पाती। शनाया? आयुष भी अब इधर उधर देखने लगा था। उसे शनाया कोने में दर्द में नजर आई। ये देखकर वो समझ गया था कि गलती आयशा की ही थी, पर कहीं न कहीं उसे तसल्ली हुई कि वो मरी नहीं थी। अब वो आयशा की साइड ले सकता था। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।